प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पहले हिस्से में हमारे साथ इम्तियाज़ साहब होंगे अमेरिका से, और दूसरे हिस्से में आपको मैं शहबाज शरीफ के वो अल्फाज सुनाऊंगा। अगर आपको याद होंगे, कुछ अल्फाज ऐसे थे कि आज शहबाज शरीफ साहब क्या उस पर अमल कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले इम्तियाज़ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुबारक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने कहा आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं कुछ नहीं, सोच रहा था कि इनको पैसे मिले जलजला जदगान के लिए। उन हम्म, लोगों के पैसे जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है, जिन हम्म, लोगों के हाथ टूट गए, पांव टूट गए, हम्म, बेयारो मददगार पड़े वहां, उनके रोजगार छिन गए, उनकी मर्द औरतें मर गए। इतना जुल्म हुआ उस जलजले में। हाँ जी। और उनके पैसे लेके तो इन्होंने गबन किए, और आज वो वापस लंदन को दे रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली अल्लाह ताला का निजाम देखें कि उनके मुंह से छीन के और दोबारा उनको वापस किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो रख लिए ना पैसे। उन्होंने कहा ना कि निकालो पैसे, आप हम्म। ये निकालेंगे पैसे, बड़े आराम से निकालेंगे। नहीं तो तो गरीबों से छीन लिए। ये बताइए, गरीबों से कब नहीं छीने पाकिस्तान में पैसे? ये क्यों पहली दफा हुआ? नहीं, वो तो ठीक है यार, लेकिन ये इंतहा है कि वो लोग जो बेचारे, जिनके जो दब गए जल्जले में, जिनके खानदान बेचारे बेरोजगार हो गए, आई मीन उन लोग इतने मजबूर और मजलूम लोगों से पैसे छीनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा दिल चाहिए है। इनका इनका इनके लिए ये कौम भी मुजरिम है जो इनको बार बार वोट देती है और इनको हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है। एक और फरजाना एक फरजाना राजा होती थी बेनजीर इनकम सपोर्ट की ना। जी जी। आजकल शायद अमेरिका में है ना। अच्छा। वो जो इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट मिलती थी ना, वो सारे पैसे हम्म। उसमें से गायब कर दिए। कुछ उसने बड़े बड़े जो लोग हैं उनको दे दिए, उनकी बेगमात शॉपिंग करती रही। तो वहां पे जमीर, आपके कौन से जमीर की बात करके कर रहे हैं? किन मुल्कों में जमीर की बातें आप कर रहे हैं? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? वाकई ये बहुत बड़ी बात की आपने। वाकई यार, इतना कभी सोच भी नहीं सकते हम कि ये कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है, इतने इबरतनाक इंसान है ये, कि इनकी सोच और इनका किरदार देख के कसम से रूह लर्ज जाती है कि या अल्लाह, ये अल्लाह मियाँ को क्या जवाब देंगे। अस्तगफुरुल्लाह अच्छा। अस्तगफुरुल्लाह। और दूसरी बात ये है जी। कि इन बाकी ये जो आज इंडियन लोगों से, इंडियन फौज से मैं कहता था यार कि इंडियन फौज नहीं सही, ये है वो। आज मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन फौज और इंडियन जर्नैल वाकई गयूर कौम है, जो अपनी कौम के साथ खड़ी है और अपनी कौम की हिफाजत कर रही है। हम्म, हमारे जर्नैलों को देखो, ये इनमें गैरत नाम की चीज ही नहीं है। हम्म, इतने बगैरत जर्नैल हैं, अपनी ही अवाम को कैसे सड़कों पे लेके आए हुए हैं। हम्म। पूरे पाकिस्तान की माएं बहनें प्रेग्नेंट औरतें ये सब सड़कों पे हैं, और उनको जरा जितनी शर्म नहीं आ रही। दे आर नॉट इवन लिटिल बिट, होता है ना कि थोड़ी सी शर्म आ जाए यार, ये बेचारे सर्दियों गर्मियों बारिशों में बाहर भीग रहे हैं, ये कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। हम्म। यहाँ पे आपको पता है अमेरिका और इन वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट होता है, फौरन उसका असर लिया जाता है और फौरन बताया जाता है कि जी क्या मामला क्या है। हम्म, वहां पे वो कहते हैं आप बाहर निकलो, आप सड़कों पे निकलो, आप रो पीटो मर जाओ। कई बंदे मर चुके हैं ऑलरेडी इस एहतजाज में, हम्म। और उनको कोई असर नहीं है। ये अच्छा, एक वो बड़ी जनरल्स हैं। बड़ी जी एक आपने अहम बात की। अब होता ये है कि जब आप देखिए, किसी में खूबी देखे तो फिर उसकी तारीफ तो करें ना, बनती है तो है ना तारीफ। ये ना कहें कि अब आप सोचे कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर कोई राइट राइट, यही कह रहा हूँ जी। अगर अगर कोई अच्छाई देखे तो कम से कम चले, सीखना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि जिदबाजी में कि हम इंडिया की नकल नहीं तार सकते। चलो बांग्लादेश की तार लो, चलो यूरोप की तार लो, अमेरिका की तार लो, किसी और की तार लो। सवाल ये है कि जी फौज की तरफ। आप सही कहते हो। नहीं, जी। हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये इतनी बगैरत जर्नैल है। और ये जो बाजवा है, ये तो बिल्कुल इसने बगैरती की सारी हदें पार कर दी हैं।
और ऐसे लोगों को धमकियां लगाता है। मैं कहता मुझे धमकी लगा के दिखाए ना, मैं इसको सीधा करूंगा। मैं आई एम वेटिंग कि somebody धमकी मुझे, एंड देन आई विल टॉक। ये बिल्कुल डरपोक हैं, बगैरत हैं। अगर डरपोक ना होते तो ये ऐसी हरकतें करते। देखिए जी, ताकत अगर डरपोक किसी के लोग ये ऐसी पास हरकतें करते। ताकत अगर किसी के पास है, लेकिन वो अवाम की ताकत नहीं, तो वो जुल्म तो कर सकता है, मगर लोगों के दिलों में तो नहीं वो हुकूमत कर सकता ना। राइट, जुल्म भी देखो ना। अब अवाम ने एक दिन आना है, अवाम ने इनको पकड़ लेना है, क्योंकि ये बड़ी बहुत भी हुई, ये 200-400 बंदा है ऊपर जो काली भेड़े हैं, और अवाम तो लाखों की तादाद में है। आज अवाम इनके घरों में जाए, इनको निकाल निकाल के नंगा करके बाहर फेंके, तो ये ठीक हो जाएंगे। अवाम के आगे कोई नहीं टला यार, पुरानी हिस्ट्री देख लो। कोई अवाम के आगे, जब अवाम एक दफा तहैया कर ले तो उनको नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। अब वक्त आने वाला है, बहुत जल्द वक्त आने वाला है, और इनका किया हमारी नवासी या इनकी नवासियां, बेटियां, बहुएं जो है, उनके बच्चे काटेंगे। क्योंकि जैसे फलस्तीन, सीरिया, इन मुल्कों में हुआ, वो उनके बाप दादा जो थे, जो रिश्वतें लेते थे, जिन्होंने अपनी जमीनें जाके बेचा करते थे इसराइल में जाके। अगर हिस्ट्री देखो, सच कड़वा है लेकिन दिस इज ट्रू। उनके बाप दादा जिन्होंने गलत हरकतें की, आज देखो, आज फलस्तीन और सीरिया वगैरह की औरतें, बच्चियां, बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनकी बेटियों को भी लेके जाएंगे, इन जर्नलों की बेटियां, नवासियों और नवासियों के नवासियों को भी उठा के लेके जाएंगे। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इनका, अच्छा ये बताइए, है ना, इतने प्रोग्राम करते हैं, इतना हम लोग तवज्जो दिलाते हैं, सख्त अल्फाज भी बोलते हैं, नरम भी बोलते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन क्या वजह कि इनके वो जिस तरह कहते हैं कि कोई असर नहीं हो रहा। वो कहते हैं पंजाबी के इन्हों दे कान तो जूम नहीं रिंगदी पई, क्या वजह है? ये बाजवा पेंडू है, बगैरत है, ढीठ है। इसको बहुत लोग जानते हैं, इसके गांव से जानते हैं इनको। और ये कोई एब नॉर्मल सा बंदा था, और इसकी, अच्छा ये भी होता है कि ये भी होता है कि किसी को कास्ट से ज्यादा इज्जत मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। हाँ जी, ये वही केस है प्रॉबेबली। अच्छा, और खैर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग, ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी कौम निकल आई है सड़कों पे, अच्छा ठीक हो आप जाएगा। का आज मैसेज आया था, मैंने कर दिया ना जो करना था। जी आपका मैसेज आया, मैंने कहा प्रोग्राम में लूं। आप अमेरिका में रह के इतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? सर जी, ये अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान की पूरी जितनी भी, पाकिस्तान के अलावा जितने मुस्लिम ममालिक हैं, सब अंदर से बहुत परेशान हैं। और नहीं तो क्या वजह है? ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो कहते हैं कि इस्लाम, तकलीफ है यार। हमारा जो इस्लाम है बेहतरीन दीन है, इसका मतलब फिर हम दीन से दीन के मुताबिक नहीं चल रहे, या क्या? आप क्या कहते हैं, मुख्तसर सा बताइए। बस यही है, दीन से इनहराफ और दीन से दूरी है। दीन का तो इनको थोड़ा सा भी नहीं लगा हुआ, दीन का तो इनको पता भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि बाजवा को नमाज भी पूरी आती होनी है यानी। और ये शहीदों के जनाजे पढ़ाता रहा, ये खबीस शहीदों के जनाजे पढ़ाता रहा, और मुझे नहीं उम्मीद कि इसको नमाज भी आती होगी पूरी सही तरीके से। अच्छा, नमाज की तो आपने बात की, अगर कोई बंदा नमाजी हो, एक नमाज पढ़ के वो दूसरी नमाज के दरमियान, तो उसकी तो कोशिश होती है कि मेरे से कोई गुनाह भी ना हो जाए ना, जो जिसने सही नमाज पढ़नी है। ऐसे ही है ना जी? जिसने सही नमाज पढ़नी होती है, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ता है, और अल्लाह से खुश होता है, और अल्लाह से मांगता है। वो तो बंदा ही और है। उसमें जो मजा है, जो रात को 2-3 बजे उठ के नमाज पढ़ने में मजा है, कसम से वो मजा कहीं भी नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप हमारे देखने वालों को, क्योंकि दूसरे हिस्से में मैंने कुछ और भी, मैं मैसेज, बस टाइम थोड़ा है आपके पास, टाइम यही बता रहा हूँ कि हमारी आवाम को डट जाना चाहिए। इनके घरों में जाएं, डिफेंस में जहां जहां रहते हैं, एक जर्नैल को पकड़ के बाहर निकालें, और उसकी बैठे उतारें, और उनको सड़कों पे घसीटें। ये ठीक हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये डरपोक है। अगर कोई धमकी देता है तो उसको वापस धमकी दो। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। नाज़रीन, ये अपने अपने तासरात है, लेकिन कानून हाथ में फिर भी नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूंगा, हर बंदा जो है वो तपा हुआ है, जज्बात में या परेशान है, और परेशानी में ज़ाहिर है कई कुछ लोग कह जाते हैं, मगर हमारे इन लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहबाज शरीफ के वो अल्फाज में आपके सामने लेके आऊँगा, जिस पर
क्या शहबाज शरीफ आज भी कायम है? जुड़े नहीं हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर इंग्लैंड की अदालत से ये फैसला आया तो मैं क्या करूँगा। नमाजी परहेजी आदमी है, बहुत नेक आदमी, उम्र भी किए हुए हैं और अबादत में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। सुबह 6 बजे बेचारा निकलता है नमाज पढ़ के अवाम की खिदमत करने के लिए, और ऐसा नेक आदमी है कि अब वो अपने वादे पे कायम रहता है कि नहीं। पहले सुनते हैं जी। की अदालतों में फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल कर। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज मैंने आपको सुना दिए। अब हुआ ये है कि अदालत से फैसला भी आ गया। इन्होंने डेली मेल के खिलाफ केस किया था। पैरवी इसलिए नहीं कर सके कि डेली मेल ने जो भी चीज़ें थी सबूत के साथ शाया की, अवाम के सामने रखी, तो ये बड़ा तड़पे। अब उस दिन से पाकिस्तान की मीडिया में भी खामोशी है। ये साहब शायद सियासत छोड़ चुके हैं, उसका भी मेरा ख्याल उस दिन के बाद कोई बयान नहीं अभी तक आया। और अब जो लिफाफा सहाफ़ी है, जो इनके टुकड़ों पर पलते हैं, जो इनकी हड्डी लेके सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, उनको भी चाहिए कि ये आके आप मीडिया पे बताएं जी शहबाज शरीफ साहब, ये जो आपने बताया था अवाम को, इस पर कायम रहे और सियासत छोड़ दें। सियासत छोड़ के दोबारा वो गटर के ढक्कन ना चोरी करना शुरू कर दें। अब दौलत काफ़ी है, आराम से भी खा सकते हैं, काफ़ी हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ है। जो नून लीग का लें वो इसका जवाब दें आके आप कि जनाब आपके ये जो शहबाज शरीफ साहब है, ये नहीं कि शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये सब जो भी बात करते उस पर कायम नहीं रहते। कभी ये कहता था मेरा नाम बदल देना जरदारी का, अगर मैंने पेट फाड़ के पैसे ना निकाले, और पैसे तो नहीं निकाले, अब सब मिलके खा रहे हैं। हमारे जो सियासतदानों का म्यार है वो आपके इल्म में है। झूठ, फरेब, मकारी, ड्रामाबाजी, कभी कभार का वो कौन सा शेर था, कभी फलां क्या था, पता पुता सब होता है, मचल मारता है ये। और एक और वीडियो आजकल चल रही है, अब क्या दिखानी, वो बस आगे वहाँ खड़ा हो गया। लोगों ने कहा ये अब तकरीर थोड़ी देर बाद करेगा, फिर बोले कुछ नहीं, साहब तो चले गए। समझ से बाहर है कि ज़हनी तौर पे जितने इस तरह के लोग हैं वो ऊपर कैसे आ जाते हैं। आपके इल्म में होगा, जरदारी को पूरी दुनिया कहती थी 10%, हमारा सदर बन गया। ये कहते जी इसको कैंसर है, ब्लड कैंसर, पता नहीं कैसे का है। लोग जो ऐसे के होते हैं वो तो हॉस्पिटल में होते हैं या फिर वो खून शून तब्दील करने जाते हैं। मगर ये भी मेरा ख्याल है अल्लाह बेहतर जानता है, जिस तरह नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है इसी तरह इसका भी हो रहा है। अब सोशल मीडिया को कौन रोके, मैं तो वो बात करना नहीं चाहता, वैसे अच्छा नहीं लगता। अब एक बंदा एहतियात करनी चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो ऊपर लिखा हुआ है टिकटॉक पे कि एक खोता पहले वहाँ था, दूसरा भी चला गया हमारा खोता, और तीसरा हमारा वर्ल्ड कप भी भूल गए। अंग्रेज़ों ने हमारे 2 खोते भी नहीं दिए और कप भी ले गए। मतलब हमें नहीं इस तरह की बातें करनी चाहिए। अगर कोई कमज़ोरी हमारे वज़ीर आज़म में या साबिक़ वज़ीर आज़म में है भी, तो फिर भी पर्दापोशी करनी चाहिए, क्योंकि मुनासिब नहीं है इस तरह लोगों को जिनको नहीं पता ही आपको कि ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपने चोर करके पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया। और अब दुनिया में इनका नाम किस तरह लिया जाता है। कभी कनाडा के स्कूल में बताया जाता है कि आजकल सबसे जो बड़ा डाकू है वो कहाँ पे है। कभी नारे लगते हैं जहाँ ये जाते हैं एयरपोर्टों पे, इनके घर के बाहर मैं आज ही देख रहा कि वो मोहल्ले वाले तंग आ गए। उन्होंने मिलियन खर्च के वो प्रॉपर्टी ली थी, आसपास के कुछ सुकून लेंगे। लेकिन आपको आज मैं एक मशवरा दूँ, जब भी कभी आप घर खरीदें कहीं पे या रहाइश का बंदोबस्त करें तो मोहल्ले में जाके पहले पता किया करें कि इस मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं।
ये नहीं कि लंदन में, पाकिस्तान में भी कभी देख लिया करे, जहां भी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि बाद में वो प्रॉपर्टी बिकती भी नहीं। अब इनकी प्रॉपर्टी लेगा भी कोई नहीं, वो बदनाम इतनी होगी, ये काफ़ी सस्ती लेगा, तो ये भी एक टेंशन बनी होगी। नाज़रीन, इन लोगों ने अपनी इज्जत के साथ साथ पाकिस्तान की जो इज्जत आज दुनिया में है वो भी आप देख रहे हैं। किस तरह पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं, किस तरह धिक्के खाते हैं। कोई तुर्की में मारा जाता है रास्ते में, बॉर्डर क्रॉस करता, कोई समुद्र में डूब गया, कोई कश्ती में डूब गया, कोई कहीं डूब गया, पता ही नहीं चलता। ये हमारे मुल्क की इन लोगों ने इज्जत बनाई है। खुद तो भीख मांगने जाते ही है। अब लोग बेचारे क्या करें जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। वो भी चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। एक मेरे जानने वाले स्विट्जरलैंड गए हुए थे, तो कहते यार बहुत महंगा मुल्क है। आज ही मुलाकात हुई तो मैंने दिल में सोचा कि देखो, स्विट्जरलैंड में कोई तेल नहीं निकल रहा, कोई वहाँ पे हीरे जो नहीं निकल रहे या सोने की कानें नहीं है। हमारा पाकिस्तान उससे कई दर्जे बेहतर है, खूबसूरत है। आप देखिए तुर्की, मोरक्को, वहाँ पे करोड़ों लोग जो है वो विजिट के लिए जाते हैं। वो पैसा आता है उनके पास, उससे ये अपना सिस्टम चलाते हैं। बेशुमार दौलत आती है, जो भी आएगा कोई खर्च करके जाएगा। हमारे सब कुछ होने के बाद हमारे सियासतदान, हमारे लोग दूसरे मुल्कों में हॉलीडे करने आते हैं और यहाँ से देख के भी जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं सीखते। हम आज तक अपने मुल्क को ऐसा नहीं बना सके कि वहाँ पे कोई बेखौफ हो के लोग आके सैर करें, घूमें फिरें, आज़ादी हो। मज़हब के नाम पे हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ना खुद मज़हब पर अमल करते। अब अगर आप देखें तुर्की में अजानें भी होती हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जिसका जो दिल करता है वो करता है। आज ही खान साहब ने बताया कि सऊदी अरब में भी ऐसा इसी तरह चल रहा है। आप ज़बरदस्ती किसी को तब्दील नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती ना तो किसी का मज़हब तब्दील कर सकते, ना किसी का दिमाग तब्दील कर सकते। ये करके दिखाया मुझे इनका। ये 40 साल से पाकिस्तान को खा रहे हैं, कोई एक चीज़ इनमें तब्दीली आई, वहीं के वहीं वो पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे को जा रहा, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। तो ये हालात के मुताबिक सोचना चाहिए कि हम दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं। नाज़रीन, ये चंद चीज़ें आपको बता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी प्रोग्राम देखेंगे, इरफान अहमद खान साहब ने जर्मनी के हालात के बारे में भी बताया और यूक्रेन जंग के बारे में भी, और साथ ही आपको हालात हाजरा के साथ, आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ, उसमें भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। कल कॉमर्स में एक साहब ने लिखा कि जनाब इमरान खान पे गोली चली या जो कुछ भी हो रहा है इसको छोड़े और आगे चले। हमारे माशरे का यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हर बात पे कहते हैं मिट्टी डालो, और पूरे मुल्क को अब इन्होंने मिट्टी और मिट्टी कर दिया। जो इज्जत मुल्क के लोगों की है या पाकिस्तान की है, मेरा ख्याल उस पर बात करने की जरूरत नहीं। ये जनरल हमीद गुल ने क्या गुलाम कौमों के बारे में कहा, ये सुनते हैं, फिर मैं आपको एक जर्मनी का वाकया भी सही जो है वो बताता हूँ। जी, गुलाम कौमों को बेदार होने की जरूरत है। यू आर ए स्लेव नेशन, फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड। आप जमहूरियत मानते हैं, ना गुलाम कौमों की जमहूरियत होती है, ना उनकी आमरीयत होती है, ना उनकी इंसानियत होती है। ठीक, वो इंसानी मायार पे भी पूरा नहीं उतरते, बल्कि एक इनकलाबी तब्दीली लेके आए, आपके अंदर एक आरजू पैदा हो, जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए एक आरजू पैदा हुई थी। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें चढ़ दौड़ना चाहिए इनके खिलाफ, वो क्यों नहीं अपनी एक फौज बना लेते। गुलाम कौमों को बेदार होने की ये जो लोग लिखते हैं कि मिट्टी डालो, इसलिए ये मैंने सुनाया कि जनरल हमीद गुल के बारे में सबको पता है कि जो बातें उसने बताई थी कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ से बनता है, कौन लोग बनाते हैं। तो इसमें एक ऐसा मैसेज है कि गुलाम कौम जो होती है उसे बेदार होना पड़ता है, और बेदार होने के लिए आपको बार बार तवज्जो दिलानी पड़ती है। किसी को आप नसीहत भी करते हैं तो यही है कि उसको बार बार नसीहत करें, उसकी तवज्जो दिलाएं, ये आपका काम है। जो लोग कहते हैं जनाब कि जो हो गया उसको छोड़ो आगे चले, मैं उनके लिए एक वाकया बता देता हूँ। बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, मैं क्योंकि काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। जर्मनी में एक कत्ल हुआ,
एक लड़की का रेप हुआ, रेप के बाद वो लड़की को कत्ल कर दिया गया। ये 40 साल पुराना वाकया था और उनको जिन लोगों पे शक हुआ, काफ़ी पुलिस ने पता भी किया। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी भी उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की कि रात को ये बाइक पे चक्कर लगाने निकला, शायद इसने काम डाल दिया। मगर वो उस वक्त कोई जदीद दौर नहीं था और कोई ऐसी चीज़ ना मिली जिसकी वजह से कोई सबूत ना मिला कि उस पर कोई केस हो सकता। हुआ ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तरक्की करती गई, डीएनए टेस्ट आ गया, लेकिन उन्होंने वो हर चीज़ उसकी महफूज कर ली, जो भी लोग उसे कत्ल में उनको शक था उनका। अब 30 साल बाद जब सिस्टम तब्दील हुआ, 25-30 साल बाद, तो पुलिस ने वो फाइल बंद की हुई थी लेकिन नज़र में थी। जो भी नया ऑफिसर आता था उस पर रेड निशान होता था कि ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ। फिर पुलिस ने दोबारा वो फाइल पकड़ी और दोबारा इंक्वायरी शुरू की। फिर वो डीएनए टेस्ट था, वो सबके भेजे, तो पता चला कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इसमें मुलव्वस था। और जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा जनाब ये तो 6 साल हुए, वफात पा चुका, दुनिया से जा चुका है। फिर पुलिस वालों ने इस पर बाकायदा प्रोग्राम किया कि हमें ये देर इस वजह से हुई कि उस वक्त ये सिस्टम जदीद नहीं था और टाइम लग गया। मगर ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो हर मसले का हल देखते हैं कि ये जुर्म कहाँ से हुआ। हमारी तरह नहीं है कि जुर्म हुआ मिट्टी डालो आगे चलो, जो पीछे बेड़ा गर्क हुआ उस पर नजर ही ना आए। तो जो यूरोपियन ममालिक यहाँ पे ऐसे बेशुमार केस हैं कि वो जनाब आपका हिसाब किताब जो है वो देखते रहते हर चीज़। मैंने पिछले दिनों आपको वाकया सुनाया था कि जर्मनी का कि 20 साल पहले का एक बिल था वो आ गया। मेरे लिए भी हैरानगी थी, कुछ 1700 यूरो का। तो किसी ने कहा जनाब इतनी देर बाद ये कोई अदा करने की ज़रूरत नहीं, मगर उन्होंने कहा कि आपको अदा करना पड़ेगा। तो ये है इन ममालिक की तरक्की की वजह। अब पाकिस्तान में जिस तरह जनरल हमीद गुल ने कहा कि गुलाम कौमों को कुर्बानी देनी पड़ती है, अंग्रेज़ों से तो हमने आज़ादी हासिल की, वहाँ बेशुमार कुर्बानी दी। कुर्बानी देने के बाद हम वो क्या कहते हैं गिरा खजूर से अटका, पता नहीं क्या मिसाल बनी हुई है। अच्छा, वो हिसाब हुआ हमारे साथ। अब हम जिन लोगों के वो घेरे में फंस चुके हैं इस वक्त और बड़ी बुरी तरह मुल्क जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, वो जाते नजर भी नहीं आ रहे। उसमें आर्मी की क़यादत आपको पता है शुरू से। अच्छा, फिर बड़े लोग कहते हैं जनाब आप जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा या पहले, उन पर बड़ी बात करते हैं। जनाब मुझे कोई कारनामा दिखा देना, इनका कोई चीज़ दिखा दे, कोई ऐसी चीज़ लेके आए कि जिसकी वजह से आपको पता चले कि इन्होंने अपने घर वालों की खिदमत ज़्यादा की या कौम की खिदमत कम की। जिस जिम्मेदारी पे ये पहुंचे थे, अगर एक भी बंदा हमारा वहाँ पे एक ऐसा पहुंच जाता और वो सियासतदानों को भी समझा देता कि आप अपने मामला ठीक रखिए, हम अपने मामला ठीक रखते हैं, और वो सबसे पहले अदलिया को मजबूत करते। वो कहते जनाब अगर हमसे भी जुर्म हो तो हमारे बंदे को भी आप सजा दे, केस चलाएं, और अदलिया आज़ाद होती। और जो कोई अदलिया की तरफ नज़र उठाता, फौज चाहती तो उसका बंदोबस्त कर सकती थी। मगर फौज ने ऐसे क्यों नहीं किया? आप देखिए कि जो फौज हम कहते जी ये दूसरे ममालिक के लिए है, वो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क होते देख रही है, तो दूसरे मुल्क को क्या करना हमने? जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूदा है या ज़ियाउल हक या दूसरे तीसरे, इन्होंने अपने मफादात की खातिर किसी ने आइन तोड़ दिया, किसी ने कानून बदल दिया, किसी ने कुछ बदल दिया, किसी ने कहा कि इस्लाम के नाम पे वोट डालना है तो मुझे डाल दो। ये चीज़ें जो हैं तरीक से लोग सीखते हैं। क्यों आज पिछली बातें करते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद ने ये किया, टीपू सुल्तान की मिसाल दी जाती है। यही वजह है कि बहादुर लोगों की मिसाल दी जाती है, फिर वो गद्दारों की मिसाल दी जाती है, मीर जाफर, मीर सादिक। अगर आप तरीक से सीखते नहीं कुछ भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो आज़ादी की बात हो रही है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब पाकिस्तान इंडिया बना तो कितने साल तक ये कुर्बानी देनी पड़ी, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कितनी औरतों की इज्जत जो है वो आपके सामने है, कितनी औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी। कई बेचारी आज भी मेरा ख्याल है बूढ़ी हो चुकी होगी, वो उनको
दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, अपनी शादियां वगैरह कर ली, कईयों को पता नहीं बेच भी दिया, और अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान की जो बातें हैं वो ठीक है, मगर इमरान खान को कोई मशवरे देने वाले ठीक नहीं। अब मैं कह रहा है जी मैं अमेरिका से तल्लुका ठीक रखूंगा, रूस जाना मेरी गलती थी, और ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। आपको इल्म होना चाहिए था कि आपने एकदम ही सबके साथ पंगा ले लिया। कोई बंदा आपने नहीं छोड़ा, ना अपने मुल्क में छोड़ा, ना बाहर छोड़ा। मैं ये कई प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि इतने दुश्मन आपने बना लिए जिसकी वजह से बाद में मुसीबत बन गई। ना तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी हुई, आके हर जगह पे आपने चोर चोर के नारे तो लगाए, ठीक है वो चोर थे, मगर शोर मचाने से क्या फ़ायदा था। हिकमत अमली के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी सफाई करते, पहले मुल्क की तरफ देखते। मुल्क की तरफ कम देखा, इनकी तरफ ज़्यादा टाइम दे दिया। आपको पता भी था कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, हमारी अदलिया इस काम की नहीं है कि वो इनको सजाएं दे सके। वो बेकार अदलिया है, वो खुद बेचारे इनके टुकड़ों पर पलते हैं। जो आज का पार्लियामेंट है वही तो अदलिया बना रही है, वही मंजूरी अदलिया की देती है, और यही वजह है। आपको पता होना चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता इनकी सफाई करते, बजाय इसके कि आप हर बात पे यूरोप की मिसालें देते। आपको ये देखना चाहिए था कि यूरोप के साथ हमारा मुल्क तो 100 साल नहीं अभी मिल सकता, जो हमारी हालत है वहाँ पे, और जिस तरह हम वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो चोर चक्के जो सब, ये नहीं कि सियासतदान अवाम भी उसमें शामिल है, जिसका जहाँ दाल लगता है। यहाँ से किसी को मैंने काम कह दूँ ना, तो 2 लाख का काम होना तो वो 8 लाख में बता देगा। हर जगह पे कमीशन है। ये नहीं, वो हमारे मुसलमान मुल्कों में यही है। ये आप यहाँ से अफ्रीका की तरफ निकल जाए, हर बंदा जो है वो आपको इसी तरह निकलेगा, अरब कंट्री में निकल जाए इसी तरह ही मिलेगा। साफ सुथरी बात नहीं करेंगे। अगर आप गौर करें तो बाजार में जाएं तो प्राइस भी इनकी एक फिक्स नहीं होती, जिस तरह यूरोप के स्टोरों में एक फिक्स प्राइस होती है। हर चीज़ में हम दाल लगाते हैं, क्योंकि नीयत हमारी साफ नहीं, जिसकी वजह से मुल्क जो है उनका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। और हम मुनाफा इतना ले लेते हैं कि अगले बंदे को छुरी फेर देते हैं, वही कर देते हैं कि दोबारा ये इस काबिल ही ना रहे। ये तजर्बा करके देख ले, कोई बंदा आप यूरोप में भी हमारा लगा के पाकिस्तानी देख ले, चाहे वो किसी मजहब का भी है, उससे आपको साफ सुथरा काम मिलेगा ही नहीं। मैंने इधर अपने काम बिल्डिंग के किराए घर में पाकिस्तानी, अगर वही काम बाद में इंडिया से थोड़ा बहुत कराया, वो साफ सुथरा करके कि अब आप लोग कहते हैं उनकी तारीफ करते। वो सरदार था सिख, उसने अच्छा काम किया और बाद में भी सर्विस देता रहा। तो हमारी जो माशरे में नीयत है उसे साफ करना होगा। यहाँ पर मैं शर्त लगाता हूँ, कोई बंदा किसी भी मजहब का, किसी फिरके का यहाँ पे आप काम पे लगा, पाकिस्तानी हो, बेड़ा गर्क करके आपका चले जाए। झूठ, फ्रॉड, कमीशन, बेईमान, और वैसे ऐसे लोग आज तक वो काम भी कर रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी नहीं उनकी पार्टी। किराए के घरों में आज तक रह रहे हैं, वो कौंसल किराया दे रही है, सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, बस इसी तरह जिंदगी। हमारी नीतियों को साफ करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। तो इस पे गौर कीजिएगा। जो लोग कमेंट्स में लिख देते हैं जनाब मिट्टी डालो आगे चलो, आगे जाके भी यही हाल है, जह जाइए पेंट हो या अगला पेंट, अग्गा दौड़ तो पीछा छोड़, वो वाला साहब हमारा चल रहा है। तो जनाब जो आगे जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं ना जा रहा। मसला तो ये है कि आगे जाके आपको कुछ नजर आ रहा हो, क्योंकि बेहतरी नजर आ रही हो, फिर आपके चलो जी छोड़ दो, जब आपको पता आगे जाके भी वही हाल है। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, ये जो वली अहद थे सऊदी अरब के, उनका दौरा क्यों मुलतवी हो गया, कोई आगे पीछे डेट हो गई, ये क्या चक्कर चला? ये देखें, जो इंटरनेशनल लेवल पे कहा जा रहा है वो तो यही बताया जा रहा है कि वो जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडोनेशिया में, उसमें मसरूफ है। फिर वो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मसरूफियत की वजह से उन्हें ये दौरा जो है कैंसिल किया है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जबान है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने जो 2019 में जब ये आए थे जी सऊदी अरब के किंग, तो इन्होंने कराची के अंदर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ। वो कहते पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी सरमायाकारी नहीं थी जी भाई।
वो जो मामला है वो आगे नहीं चल सका और वो उसमें हमारी जो कानूनदानी और ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये इसमें हायल हो जाते हैं। तो जो बड़ी सरमायादार कंपनी जो लोग सरमाया लेके आ रहे होते हैं ना, वो रास्ते की रुकावटें बर्दाश्त नहीं किया करते, वो इनको पसंद नहीं किया करते जी। आप देखें गुजरात के अंदर जब ये मोदी वजीर आला था, इसने जब ओपन दुनिया को दावत दी कि आए हमारे पास सरमायाकारी करे, तो इसने हर किस्म की रुकावटें दूर कर दी थी। इसने वन विंडो जिसे कहते हैं वो एक्शन रखा था और ये खुद उसमें इन्वॉल्व था। कई जगह खुद गया कंपनियों से बातें करने के लिए, उनका जी लॉ लगाना क्या है आपने, जितनी जमीन चाहिए हम जमीन देते हैं, जितने साल के टैक्स की छूट चाहिए वो देते हैं, आप सरमायाकारी करें, इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे हमारे लोगों को रोजगार मिले। 5 साल में गुजरात की हालत बदल दी थी उसने सर। हमारे यहाँ अभी तक वही सिस्टम है कि भाई 100 रुकावटें जो है वो वहां खड़ी हो जाती हैं। अभी भी टोयोटा है दूसरी कंपनी है जो पुर्जे बनाना चाहती थी, उनमें भी यही रुकावट है कि इतने साल तक आप हमें वो चाहते हैं टैक्स फ्री लोन दें आप हमें जी। सारी दुनिया में दस्तूर है कि जो इंडस्ट्री लगाता है उसको शुरू में टैक्स रिबेट दिया जाता है कि भाई 5 साल 3 साल वो कोई टैक्स नहीं देगा, आपके बंदों को मुलाजमा देते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, उनको ऊपर इनकम टैक्स कटता है इससे भी। और ऐसी रुकावट जो बताई जाती है वो ये है कि इस मामले में भी आई है। और अब दोबारा जो शहबाज शरीफ साहब गए थे उनको राजी करके आए थे कि हाँ हम इसको दोबारा शुरू करेंगे, और वो उसकी कहना चाहिए कि स्टार्टिंग के लिए जो मुआहदा होना था या उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो फिर डिले है और जिससे वो तंग पड़ गए हैं। और उन्होंने एकदम बजाय से वो तो शुरू होती है तो किसी की बात सुनना, उन्होंने उठा के वो कैंसिल कर दिया है। असल में बात यह है कि दुनिया के हालात बड़े बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से, तरक्की की वजह से हर कोई काम में तेजी आ गई है। हमारा जो सऊदी अरब है वहां पे एक वक्त तक तो वहां के आले सऊद की औलाद जो थी सऊद की वो कुरान थी। अब उनमें से वो सारे के सारे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि सोच काहिल, जिनके खिलाफ आपको दुनिया पड़ा होगा आपने, उन्हें किसी दुनिया की सरोकार तो उन्हें यह था बस तेल की आमद आ रही है, तेल की आमद से अपना मुल्क भी चलाना है और अपनी ऐशी करनी है। लेकिन अब जो नस्ल सामने आई है, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान ने उन सारों को फारिग किया है, जो पुराने शहजादे से बुढ़े उन सबको कईयों पे मुकदमे चलाए, कईयों को बंद किया, सब फारिग करके अब वो नई जनरेशन लेके आया है, जो नए लोग शहजादे हैं जो अमेरिका में या बरतानिया में पढ़े हैं। पुराने तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, उनमें से जो 2-4 पढ़े लिखे थे उन्होंने अपने बिजनेस फैला दिए, वो दुनिया में नाम पैदा किया अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन हुकूमती इदारों के अंदर अब जो नई जनरेशन आ गई है सऊदी रॉयल फैमिली की, वो नए तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं। एक तो उनमें वो पुरानी जो शहजादों के साथ पाकिस्तान का एक ताल्लुक था, हमारे पुरानों का ताल्लुक भी था कि भाई वो इस्लामी ब्रदर के नाम पे हमने बड़े अपने एक ताल्लुकात बनाए हुए थे, वो नए शहजादों में बिल्कुल नहीं। वो इस बात को साइड पे रखते हैं, वो कहते हैं बिजनेस की बात करो। और 2050 में जो तेल खत्म हो जाना है सऊदी अरब का, उसके लिए उन्होंने 2030 जो है विजन रखा हुआ है 2030 का मोहम्मद बिन सलमान ने। उसमें वो तेजी के साथ इंडस्ट्री लगा रहे हैं और तेजी के साथ वो फ्री हाइट जिसे कहते हैं फ्राई हाइट वो दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं। आपने देखा है सिनेमा खुल गए हैं, फिल्में बनती हैं वहां पे, शराब मिलनी शुरू हो गई है। इस किस्म की जितनी औरतों को ड्राइविंग करने की इजाजत मिल गई और बहुत सी उन्होंने इस किस्म की पाबंदियां खत्म करके माशरे को जो है वो ओपन किया है और मुसलसल वो ओपन कर रहे हैं। तो जो तब्दीली वहां सऊदी अरब में आ रही है उस तरह की तब्दीली हमारे यहाँ नहीं आ रही। हम अभी उन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं और जिससे दुनिया जो है वो तंग हो रही है, चाहे वो मगरिब हो और चाहे वो हमारे बरहान मुल्क हो, इस्लामी मुल्क हो। इसलिए हमारी तरफ किसी की तवज्जो अब नहीं है, कम हो रही है तवज्जो दिन ब दिन, इसलिए कि हमारे मसाइल, अंदरूनी मसाइल जो है वो उलझते चले जा रहे हैं और हम उनको हल करने के लिए अभी तक सीरियस नहीं हुए। खान साहब ये एक वजह है मोहम्मद बिन सलमान के दोबारा पीछे हटने जी। अच्छा खान साहब, ये भी अफवाह थी कि वो आ रही हैं हमारे, क्योंकि मामला अंदरूनी जिस तरह आपने बताया ठीक नहीं चल रहे थे, कोई बातचीत करने आ रही हैं दोनों तरफ से, और जिस तरह अभी तक पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला अड़ा हुआ है, इसमें भी वो ही कोई किरदार अदा करेंगे, कोई ऐसी बात भी है?
इम्कान मुमकिन है, ऐसे इम्कान मौजूद है, इसलिए कि जब से एक लंबे अरसे से अब सऊदीया जो है वो हमारी फौज की ज्यादा सुनता है और सियासतदानों की कम सुनता है। और उसकी वजह ये है कि जब 1980 से हमारी कुछ ना कुछ फौज जो है वहां मौजूद होती है जो सऊदी फौज को ट्रेनिंग देती है, हिफाजत के नाम पे भी ली है। फिर ये है कि यमन के साथ उनके मसले हैं, उनमें भी उन्होंने 2 दफा फौज हमारी मांगी है। तो इस लिहाज से फौज के साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप ज्यादा है। वो बहरहाल निगाह तो रखते होंगे, सारे रखते हैं एक दूसरे पे कि भाई कौन आ रहा है, कि इनके ऊपर किसको लेके आ रहे हैं। तो मुमकिन है कि उन्होंने कोई ना कोई तजवीज दी हो, इसमें वही कोई नहीं है इस मामले के अंदर। हाँ साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे अंदरूनी मामला ठीक ना होने की वजह से बैरूनी जितने भी ममालिक है वो भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो इसकी तरफ किसी का ध्यान भी हमारे हुक्मरानों में से किसी का जा रहा है या अपने स्यापे खत्म नहीं हो रहे? सॉरी, देखिए बज़ाहिर तो जो हम देख रहे हैं वो यही है कि आपस की लड़ाई जो है वो इनकी खत्म नहीं हो रही, सियासतदानों की जी। किसी भी मतलब मामले पे इन्होंने एक पेज के ऊपर इकट्ठे नहीं हुए, गुफ्तगू करने को आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या मसले सुलझाने हैं और क्या इस बात से बज़ाहिर बेपरवाह लगते हैं कि भाई दुनिया हमारी तरफ से रुख मोड़ रही है, बेरुखी दिखा रही है। और अभी तक कि हम जब तक मुल्क को मजबूत नहीं करेंगे और अगर ये वाकई पीछे हट गए सऊदी सरमायाकारी जो है, क्योंकि अगला बजट जो है उसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो सऊदी अरब से लगाई हुई है। इस वक्त भी जो भी डेफिसिट है उसको वो यही कहते हैं चीन और इससे पूरा करना है हमने सऊदी अरब की मदद से। और अगले बजट के लिए तो आपके पास वैसे ही आपकी प्रोडक्शन हर चीज से कम हुई है। और रिपोर्ट्स पढ़ने इकोनॉमिक्स में शाया हो रही है, 100 के अंदर जो पाकिस्तान का है उसमें साफ बताया जा रहा है कि भाई कॉटन कम पैदा हो रही है, कॉटन की यार्न कम बन रहा है, वही तो आपकी मेन एक्सपोर्ट है, वही कम होती चली जा रही है। फिर गंदम आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप पूरी नहीं कर पा रहे, शुगर का मसला खड़ा हो रहा है, तो गंदम की फसल खराब हुई है। इसलिए ये जब तक इस तरफ ये खुद इस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे जो सियासतदान है, वो जाहिर है कि उसके बाद मुल्क जिसे कहते हैं, अब तो लोग ओपनली लिख रहे हैं, कल भी 2 मजमून थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर खात्मे की तरफ खत्म हो रहा है। तो साफ क्लियर लोगों ने लिखा है, वो तो फिगर के साथ लिखते हैं जो ऐसे मज़ामीन चाहे होते हैं पेपर्स के अंदर कि भाई पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है वो इतनी ज्यादा थी और पेमेंट करने के लिए पाकिस्तान के पास है नहीं। जो जरूरी चीजें हैं जैसे तेल है, तेल के लिए आपको रियायत मिल रही थी सऊदी अरब से, अगर सऊदी अरब फिर पीछे हट गया तो फिर वो रियायत चलेगी, वो भी पेमेंट आपने करनी है, उसी के लिए आपके पास पैसे नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान के पास रिजर्व है वो जो पाकिस्तान की जरूरी इम्पोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा तेल है और जो आर्मी की चीजें इंपोर्ट होती हैं, आर्मी वाले मंगवाते हैं अपनी, उसी के लिए पैसा नहीं है इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है। हाँ सर, हमारे तो हालात के अंदर बहरहाल अगर इनको समझ नहीं आएगी, आपस की लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब थोड़े से नीचे तो आए हैं, अब तक तो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे और वो जो कह रहे थे कि बयानिया उन्होंने अपने फ्रंट पे अमेरिका रखा था, वो कल बरतानिया के अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने वापस ले लिया। उनका जी उस बात को छोड़ने उसका जिक्र न करें, वो वक्त था वो खत्म हो गया, अब हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और पहली हुकूमतें जो है वो नीचे रख के हुकूमतें करते रही, लेकिन अब हम बराबरी की बात अमेरिका पे बात करेंगे। तो जो सारा उनका अब तक की सारी तहरीकी थी, चाहे वो 9 मार्च है चाहे वो लेके चले, उसकी बेस तो उनका वो बयान ही था जो अमेरिका का खत्म करते थे, हमारे मैस्टर से हमें मसूल है तो अमेरिका ने धमकी दिए, अब वो खुद ही उससे पीछे हट गए। और जब तक सियासी तौर पर इस्तेकाम पैदा नहीं होगा उस वक्त तक माशी तौर पर भी इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता, ये तो क्लियर कट सी बात है। हाँ साहब, हमारे वजीर आजम साहब तो बड़े दौरे कर रहे हैं, कभी कहीं, उसके बावजूद क्या परेशानी है कि लोग इनके साथ तावन नहीं कर रहे, क्या मसाइल? देखें उन्होंने दौरा कहाँ का किया, उन्होंने वहाँ मिस्र गए तो वो तो एक कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की थी, लंदन आए हैं और अपने भाई से मशवरे करने के लिए आए हैं सियासी शरब से मुताल्लिक, और बाकी दुनिया के साथ तो हमारा कोई ऐसा खास राब्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। खुद हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो जो प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब शो पर, उनके अंदर वो खुद कहने के हम दुनिया से कटे हुए हैं, किसी की तरफ हमारी तरफ तवज्जो नहीं है, और जिसको हम तवज्जो के लिए कहते हैं वो भी जो है पीछे हट जाता है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज सामने आई है, यहाँ भी कोर्ट में एक केस था, जो भी केस था ये सवाल नहीं है, यहाँ की अदालत ने कहा जनाब आप वजीर आजम हैं या आम आदमी हैं, सब बराबर है, तो हमारी अदालतें क्यों नहीं ये सीखती है इनसे कुछ? देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर किसी ने भी नहीं सीखा। सॉरी, नो प्रॉब्लम। ना अदालतों ने सीखा, ना सियासतदानों ने सीखा, ना हमारी जिसे कहना चाहिए ब्यूरोक्रेटों ने सीखा जिन्होंने हुकूमत चलानी होती है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल और है। यहाँ जो बंदा अदालत में आ जाता है वो जज के सामने उसकी दोनों की एक हैसियत है, दोनों पार्टियों की, चाहे वो कोई हो, कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो। और लेकिन हमारा तो ये है कि हमारे ताल्लुकात चलते हैं और वो हमारे जज खड़े हो जाते हैं जब सियासी लीडर अंदर दाखिल हो बाज़ दफा। तो यहाँ की बिल्कुल सिस्टम ही और है दुनिया, जिसको हम सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब, कभी किसी ने इसको अदालती निजाम को मजबूत करने की कोशिश भी नहीं की ना पाकिस्तान के? देखें, इस मामले में बैरूनी दुनिया ने भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की है। जो अदालती निजाम है उस पर भी रिपोर्ट्स बनी है। जो इलेक्शन का हमारा सारा कारोबार है, ये सिस्टम है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स बनी है। यूरोपीय यूनियन का बकायदा 12 मर्मों का वफद जहाँ जाके पूरे हमारे इलेक्शन के तरीकेकार के मतलब उन्होंने इनको तजावीज दी है स्टडी करके। उसका वो जो चेयरमैन था उस वफद का, वो भी जर्मनी का ही है, यहाँ के काउंसिलर के पास रहता है। उसने मेंबर्स यूरोपीय यूनियन का, उसने मिशेल गाला, उसका नाम है डॉक्टर मिशेल गाला, सेडेऊ का है, वो कितनी दफा पाकिस्तान जा चुका है। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसके साथ कई दफा हमारी डिस्कशन हुई है, उसे वो रिपोर्ट्स भी दिखाई है जो उसने लिखी हुई है, लेकिन वहां कोई अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने अपने मुल्क के अंदर से लोगों ने रिपोर्टें बनाई, डॉक्टर इशरत हुसैन ने रिपोर्ट बनाई आपकी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए, कुछ भी नहीं हुआ, घर आके बैठ गया, कोई अमल करने को उस पर तैयार नहीं किसी बात के ऊपर। आखिर उसने रिजाइन कर दिया, हालांकि स्टेट बैंक का गवर्नर रहा हुआ था। इस तरह अदलिया से मुताल्लिक भी बहुत दफा कमीशन बने हैं, रिपोर्ट्स बनी है, लेकिन कोई अपने आप को तब्दील करने पे तैयार नहीं। कोई अपनी, जिसे कहते हैं ना, मख्त, जो अपनी ताकत है वो छोड़ने पे तैयार नहीं। हाँ साहब, 14 दिन बाकी रह गए हैं तकरीबन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अभी तक नाम सामने नहीं आया। इसमें आप क्या देखते हैं, क्यों डिले हो रहा है? हुकूमती तौर पे तो डिले नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनके पास राइट है कि वो 28 नवंबर को अनाउंस करते हैं किसी बात के लिए, लेकिन उलझे हुए माहौल के अंदर माहौल को दुरुस्त करने के लिए जो टेंशन चल रही है, बेहतर ये था कि पहले अनाउंस कर देते। अब आर्मी का जो पिछले 3 दिन पहले इजलास हुआ है, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और मेजर जनरल तक शामिल हुआ है, इतनी बड़ा इजलास कम ही होता है आमतौर पर। तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें मेजर जनरल्स भी शामिल थे। और आर्मी ने अपना मशवरा दे दिया हुआ है। ये कहा जाता है कि 3 नाम आर्मी ने जो सीनियर 3 जनरल से वो फाइल कर लिए हुआ। अब फैसला तो हुकूमत ने कर रहे हैं, देखें हुकूमत क्या फैसला करती है, कब फैसला करती है। अभी तो वो अप्रूवल लेके आए हैं वहां से, नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद उसके ऊपर इत्तेहादी हुकूमतों की डिस्कशन होगी। कहा यह जाता है कि जरदारी साहब जो है वो बहुत जूनियर बंदे को बनाना चाहते हैं, जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी रहा था लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, और उनकी राय उस तरफ है। और जो है नून लीग वो सीनियर्स में से बनाना चाहती है। तो अब ये आपस में इन्होंने बैठ के तय करना है, जितनी जल्दी तय कर लेंगे उतनी अनाउंसमेंट हो जाए, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर लेकिन आर्मी का मशवरा 3 सीनियर जनरल्स के बारे में है। अगर जो 3 नाम भेजे हैं, अगर नवाज शरीफ नहीं मानता उन तीनों को, तो फिर कोई और मसला शुरू हो जाएगा? देखिए, हो सकता है आर्मी ने अपने तौर पे कोई ना कोई स्टेप उठाने के लिए मशवरा किया हो। तो भी अगर हमारी बात नहीं मानते, जब हमें कहते हैं सियासत में आपने दखल नहीं देना, हम पीछे हट गए हैं और हम अकॉर्डिंग टू रूल चलने के तैयार हो गए हैं कि जो हमारी हदूद है हम उसी में रहेंगे, तो फिर सियासतदानों को भी तो ऐसे ही फैसले करने चाहिए ना। जिस तरह बाकी मार्शे के अंदर भी यही है कि जो सीनियर 3 है उसी को हवाले की जाती है नेक्स्ट को। तो फिर अगर ये मशवरा नहीं मानते तो मुमकिन है आर्मी को अपना स्टेप उठाए। और कहा यह जा रहा है जो
अल्लाह आलम उसकी बुनियाद क्या है, क्योंकि नाम नहीं लिखे होते। लेकिन इस किस्म की खबरें बाहर चल रही हैं कि एक आर्मी ने जो निगरान हुकूमत है उसका एक नक्शा जो है वो तश्कील दे लिया हुआ है, और तो वो कहते हैं कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो फिर उस नक्शे पर अमल किया जाएगा। हाँ सर, कितनी सलाकत है ये अल्लाह भी तो जानता है। एक तरफ हम कहते, हमारी आर्मी के बयानात हैं कि सियासत में हिस्सा नहीं लेते, दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों को मुसीबत पड़ी हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। ये भी तो एक सवाल ज़हन में उठता है कि फिर इतनी परेशानी क्यों बनी है। तो ये तो सियासतदानों से पूछा है ना, आर्मी ने तो कोई ऐसी वो नहीं की। जो सियासतदानों को चाहिए कि भाई अव्वल तो जो कानून कहता है उसमें तो वजीर आज़म का हक है, वो जिसको चाहे बना दे, और उनको बना के अब तक अनाउंस कर देना चाहिए था, ताकि ये सारी जो खौफ की फिजा है या एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं टेंशन की फिजा पैदा हुई है वो खत्म हो जाती। लेकिन वजीर आज़म साहब भी मुमकिन है वहां से आने के बाद आज वो वापस तो पहुंच गए पाकिस्तान, 1-2 दिन के अंदर अनाउंस कर दें। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि जब एक जूनियर को आप इतना ऊपर लेके आते हैं तो उस पर सीनियर के जज्बात को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। वैसे एक अखलाकी सवाल है। लाजिम पहुंचेगी, लाजिम पहुंची है। इसीलिए जो रिवायत यही है कि वो रिटायर हो जाते हैं, अपने आप को रिटायरमेंट ले लेते हैं कबल उस वक्त। कहते हैं कि जनरल अली खान बहुत काबिल जनरल था पाकिस्तान का, लेकिन ये उसको नहीं बनाया तो उसने फिर उसे पूरे मुशर्रफ को बना दिया गया था, तो उसने रिजाइन कर दिया था। हाँ सर, ये भी अगर ऐसा होगा तो फिर जो ऊपर के जनरल सारे अपने आप को रिटायरमेंट ले लें। हाँ साहब, ये बताइए जर्मनी के क्या हालात है आजकल, बेहतर हुए हैं कुछ? जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही थी, थोड़ा सा मैंने कहा ये भी बता दे जर्मनी का। देखिए जर्मनी के अंदर महंगाई तो मुसलसल बढ़ रही है, कमी होने का तो सवाल ही कोई नहीं। सिर्फ ये था कि शायद कहीं रुक जाती, लेकिन मुसलसल जो है वो बढ़ रही है और वार्निंग आ रही है। अब ये देख लें कि बिजली के बिलों के अंदर ही उन्होंने 1 जनवरी 2023 से सबको कह दिया कि भाई आपका बिजली का बिल जो है वो डबल आए। उसकी बकायदा बुनियाद बना के उन्होंने लेटर्स जो है वो लेके हुए घरों के अंदर आ गए होंगे, आपको भी आ गया होगा। तो महंगाई तो बार बढ़नी है, लेकिन अब ये है कहा ये जा रहा है कि भाई अब ये जो इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है G20 की, उसमें जा तो नहीं रहा रूस, लेकिन फ्रांस, चीन और वो जो है अमेरिका, ये इनकी जो मुलाकात होनी है तय हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई इस तरफ जंग को बंद करने की तरफ जो है दुनिया का नुकसान हो गया है, खुद मुल्कों की कमरें टूट गई हैं, तो इस जंग का कोई ना कोई हल जो है वो निकालने की तरफ सहूलियत की जाएगी। कि भाई पहले तो अभी तक तो रूस भी साथ नहीं बैठ रहा था, चीन भी साथ नहीं बैठ रहा था, लेकिन यह है कि अब जो कल ही मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें ये कहा जा रहा है, मैं हैरान हूं कि इन्होंने जर्मनी को क्यों बाहर रखा। हालांकि फ्रांस और अमेरिका के तल्लुकात इतने नहीं है जितने कि जर्मनी और अमेरिका के तल्लुकात है, लेकिन बाहर महकमों के हवाले से कि उसने बड़ी कोशिशें करके तो अब इस बात पे राजी किया कि ये तीनों जो है उसको कंफर्म तो कर दिया चीन के वजारत खारजा ने कि हाँ चीनी सदर जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे चीनी अपने इंडोनेशिया में जो बाइडेन के साथ। और जो अमेरिकन वजारत खारजा उसने आज मंडे के दिन कहा था कि हम इसके ऊपर अपनी कंफर्मेशन जो है वो जारी करेंगे। तो देखें अगर हालात बेहतर मुमकिन है बेहतर हो जाए तो फिर ये जो महंगाई का सैलाब आया हुआ ये कुछ थम जाए। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब ने टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये अरफान अहमद खान साहब बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने बताया जो हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, दुनिया के, जर्मनी के। मसाइल ही मसाइल हैं, अभी तक कोई पाकिस्तान के जो इतने मसाइल इकट्ठे हुए हैं हाल नज़र तो आ नहीं रहा। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।